चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का भारत के विदेश संबंध कि भारत के विदेश संबंध कैसे हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है बनाई गई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले अब बात करते हैं कि विदेश नीति का मतलब क्या होता है। विदेश नीति होती है जैसे किसी मतलब कोई भी देश हो वो दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए एक नीति बनाता है, एक दूसरे देशों का संबंध स्थापित करने के लिए एक नीति बनाता है, उसको विदेश नीति कहा जाता है। ठीक है। 1946 से 1964 तक नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री भी थे और वह विदेश मंत्री भी थे। अब आते हैं कि जो नेहरू जी थे उनके विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला कि हमें इतने संघर्ष के बाद जो हमें आज़ादी मिली है उसको हम बचाए रखेंगे। दूसरा उनका उद्देश्य था कि जो हमारे क्षेत्र की अखंडता है उसको हम कभी भी टूटने नहीं देंगे, हम आर्थिक विकास करेंगे। नेहरू जी और जो इन उद्देश्यों को कैसे मतलब अच्छा मानते थे कि कैसे इन देशों को उन देशों को पूरा किया जा सकता है गुट निष्पेक्ष के दौरान। आपको गुट निष्पेक्ष के ऊपर एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, वो आप उसको पूरी जाके वॉच कीजिए, आपको गुट निष्पेक्ष बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। गुट निष्पेक्ष की नीति अपनाकर वह ये चीज़ चाहते थे। उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे ये कहते कि भारत को अमेरिका से नज़दीकी बढ़ानी चाहिए क्योंकि अमेरिका काफ़ी ताकतवर था। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनसंघर्ष स्वतंत्रता पार्टी भी यही चाहते थे। ठीक है। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले में जब मिस्र के ऊपर हमला किया तो भारत ने भी इसका विरोध किया था। ठीक है। पाकिस्तान ने नाटो संगठन में शामिल होना स्वीकार किया। नाटो किसका है? नाटो अमेरिका का है। ठीक है। अमेरिका भारत से इसलिए नाराज था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि भारत जो है सोवियत संघ से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। अब आती है एफ्रो एशियाई एकता। ठीक है। इसके ऊपर बात की जाए, नेहरू जी ने जो एशिया और अफ्रीका के जो नए अभी अभी स्वतंत्र हुए देश थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा संपर्क बढ़ाया। मार्च 1947 में उन्होंने एशियाई संबंध सम्मेलन भी किया। ठीक है, आयोजन किया उसका भी। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया था। एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल लर्न करिए। भारत ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का समर्थन किया। औपनिवेशीकरण के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसको जाकर देख लेना। साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद था उसके खिलाफ भी भारत ने काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है किया था। और इंडोनेशिया का जो शहर था बांडुंग, उसमें क्या था एफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया था 1955 में। और इसी सम्मेलन में गुट निष्पेक्षता की नींव रखी गई थी, मतलब यहीं से गुट निष्पेक्षता की शुरुआत हुई थी। पहला गुट निष्पेक्ष आंदोलन सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है। चीन के साथ शांति और संघर्ष। 1949 में चीन क्रांति हुई। इसके बाद भारत ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दी। ठीक है। पटेल जी की आशंका थी कि चीन आने वाले समय में भारत पर आक्रमण करेगा, पर नेहरू जी की ये नहीं मानता थे और नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी और चीन ने वही अपनी दिखा दी कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, उन्हें हमला कर दिया। पंचशील समझौते के ऊपर एक अलग सी वीडियो है, उसको आप जाके देख लो। अब आ रही आती है चीन का आक्रमण, इसके ऊपर भी है वीडियो, पर फिर भी चलो इन दोनों टॉपिक को समझा ही देती हूँ दोबारा। पंचशील समझौता क्या था? जब भारत ने चीन के साथ एक संबंध के रूप में एक समझौता किया, उसमें उन्होंने ऐसा कहा, पंचशील मतलब पांच विचार का समझौता, ये कुछ ऐसा समझौता था कि तब भारत के नेता नेहरू जी थे और चीन के नेता चाउ इन लाइव थे। ठीक है। और ये समझौता कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 को यह हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि शांति दोस्ताना संबंध देश में कि दोनों देश जो है शांति बनाए रखे एक दूसरे के साथ और दोनों देश जो है एक दूसरे की आज़ादी मतलब संप्रभुता का सम्मान करे और वह एक दूसरे के देश के अंदर दखल ना दे। ये था, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करे। अगर भारत में कुछ हो रहा है तो चीन नहीं करेगा, चीन में कुछ हो रहा है तो भारत बिल्कुल भी दखल उसमें नहीं देगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी वीडियो है, आप उसको जाके एक बार देख लेना। यहाँ पे इतना इन शॉर्ट है, आप वहाँ जाके देख लेना। मैं इन शॉर्ट में ही समझा रही हूँ क्यों वीडियो ज़्यादा खींचनी है जब है वहाँ पे। तो अब आता है चीन का आक्रमण। 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। उसने क्या कारण दिया कि जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला इलाका है उस पर चीन का दावा था कि उसे अक्साई चीन भी कहते हैं। ठीक है, कि वो कहता था कि ये हमारा है। अरुणाचल प्रदेश का नेफा के कुछ इलाके पर चीन का दावा था कि चीन उसे अपना हिस्सा बताता था। राइट। दलाई लामा को भारत ने शरण दी थी, इसलिए वह उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध चीन ने किया था। 1950 में जब चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि भारत और चीन के बीच तिब्बत राज्य क्या है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया।
प्रारंभ में भारत में इसे खुले तौर पर विरोध नहीं किया। 1959 में दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी और उन्होंने शरण, जिससे चीन बौखला गया और उसने कहा कि हमारे अंदरूनी मामलों में उन्होंने दखल अंदाजी किया और पंचशील समझौते को उन्होंने तोड़ा है। ठीक है। सीमा विवाद अंग्रेजों के समय में निर्धारित की गई थी। सीमा रेखा को चीन ने मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानूंगा। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया और एक सड़क बनाई, चीन ने बनाई थी। इस समय विश्व में क्यूबा मिसाइल संकट भी चल रहा था, तब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में भारत की हार हुई थी। नेहरू जी की बहुत निंदा हुई, क्योंकि उन्होंने जो सरदार पटेल था उन्होंने कहा था कि चीन हमारे ऊपर हमला करेगा, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी। ठीक है। और उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि उनको उनके ऊपर विश्वास नहीं है, नेहरू जी की सरकार के ऊपर। रक्षा मंत्री वी.के. मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। भारत चीन युद्ध का असर राजनीतिक पार्टियों में भी दिखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में बिल्कुल ही टूट गई। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, मार्क्स और सीपीआईएम ने कई नेता को गिरफ्तार किया और चीन का पक्ष लेने के आरोप में काफ़ी ज़्यादा नेताओं को भी पकड़ा गया। हाँ, भारतीय पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हुए। एक तो 1947 से 1948 तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय नेहरू जी नेता थे और उसने कश्मीर विवाद भी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी थे। जब 1971 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उस समय नेता गांधी जी थे। और जब 1999 में भारत का युद्ध हुआ तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस समय कारगिल युद्ध भी आपका चल रहा था। देश की आज़ादी के बाद 1947 से 1948 में जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चल गया, जिसे पीओके आज आप लोग कहा जाता है उसको। दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था। तीसरा 1971 में, जिसमें बंगाल संकट था। चौथा 1999 बांग्लादेश संकट था, सॉरी बंगाल नहीं था, बांग्लादेश था। चौथा 1999 में कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया है। ठीक है। अब आता है आपका ताशकंद समझौता। क्या ये पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ था? जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध 1965 में हुआ तो उसके 1 साल बाद 1966 में इसको समझौता यह कराया गया। इस समझौते को ताशकंद के नाम से जाना जाता है। और इसे क्यों ताशकंद के नाम से जाता है? क्योंकि ये ताशकंद में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ये ताशकंद में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी, तभी इसे क्या कहते हैं, ताशकंद कहा जाता है। समझौता सोवियत संघ ने कराया था। समझौते के लिए भारत से लाल बहादुर शास्त्री गए थे और पाकिस्तान से अयूब खान थे। इस समझौते के दौरान क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई थी और किसी को अभी तक कैसे नहीं पता कि हत्या क्यों हुई थी। जब ये समझौता हो रहा था उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री की वहाँ पर हत्या हो गई थी, पर आज तक किसी को भी कोई पता नहीं लग पाया कि उनकी हत्या कैसे और क्यों हुई थी। राइट। तो ताशकंद समझौता आपको समझ आ गया। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगी ताकि आपको सब कुछ शॉर्ट में मिल जाए। नेक्स्ट आता है आपका शिमला समझौता। जब भारत ने पाकिस्तान से 1971 में युद्ध किया और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई तो उसके 1 साल बाद यह समझौता हुआ। समझौते के लिए भारत से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो गए थे। 3 जुलाई 1972 में ये समझौता हुआ था आपका। 1962 से 1971 तक 9 साल में भारत ने 3 युद्ध लड़े। इसमें भारत को नुकसान हुआ तथा 1965 के दौरान बिहार में क्या हुआ, अकाल आ गया तो देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा हानि हुई। और ये क्यों हुआ था कि मानसून की काफ़ी ज़्यादा असफलता रही थी उस टाइम। संसाधन कम थे। 1962 के बाद ये संसाधन रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े। भारत के सैन्य ढांचे को आधुनिकीकरण करना पड़ा, क्योंकि उसका सैन्य ढांचा उसको काफ़ी ज़्यादा नए तरीके से तैयार किया गया। ठीक है। 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की आपकी स्थापना की गई। 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की भी स्थापना की गई। इस दौरान 1961 से 1966 की पंचवर्षीय योजना के बाद आगे की पंचवर्षीय योजना को रोकना पड़ा। 3 एक वर्षीय योजना चली, से 1966 से पंचवर्षीय इस टाइम रोक गई थी। अब इसमें 1 वर्षीय का उसको कर दिया था। जैसे पहले थी आपकी 1966 से 1967, क्या बोलते हैं इसको, 1966 से 1967 तक, 1967 से 1960 तक, 67 से 68 तक और 68 से 69 तक। और 1971 की जंग जीतने के बाद इंदिरा जी की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई थी। और 1962 में रक्षा उत्पादक विभाग तथा 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग जो है आपका बनाया गया था। अब बारी आती कि भारत की परमाणु नीति क्या थी। भारत ने मई 1974 में परमाणु परीक्षण किया।
भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्य से इस्तेमाल के लिए परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू जी परमाणु हथियारों के बिल्कुल ही खिलाफ थे। रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस परमाणु संपन्न देश थे। इन्होंने दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि सब पर थोपना चाहता था। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना कि हम अपनी रक्षा के लिए तो परमाणु बम रख सकते हैं। भारत दस्तखत करने से इनकार कर दिया और 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ और पूरे विश्व में तेल की कीमतें बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मच गया और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम बढ़ गई थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ कमी लगी हो तो आप यहाँ मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाके जो कमेंट कर सकते हैं। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहूँगी ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।